कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू में 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके बाद ये हमने जो तीनों फार्मूला बताए इसका, हीट पंप का और रेफ्रिजरेटर का, और ये रिलेशन और ये एफिशिएंसी, ये सारे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए पॉसिबल है, कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यहाँ पे ऐसे सिंपल से समझो, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स था वो एनर्जी कंजर्वेशन पे था। किस पे था? एनर्जी कंजर्वेशन पे था। तो वो एनर्जी कंजर्वेशन पे था, जहाँ जहाँ पे आप फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स को लगा नहीं सकते थे, तो उसके हिसाब से यानी जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स था, फंडामेंटल लिमिटेशन, हमने जो सेकेंड लॉ थर्मोडाइनमिक्स ये जो सारी चीज़ें पढ़ी है, उसी को लिमिटेशन को कंप्लीट करने के लिए, यानी जो वो लिमिटेशन को बाहर न चले जाए, उस चीज़ को हम समराइज़ करने के लिए, यानी हमारी ये चीज़ें वैलिड हो, उसलिए ये सेकेंड लॉ थर्मोडाइनमिक्स बनाई गई है। और सेकेंड लॉ थर्मोडाइनमिक्स जो डिपेंड करती है वो इफिशियंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इन चीज़ों को सेव करने के लिए ये सारी चीज़ें बनी है। इसके बाद स्टेटमेंट यहाँ लगा, सेकेंड लॉ थर्मोडाइनमिक्स में 2 स्टेटमेंट मिले हैं, जिसमें था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो दिया था, और दूसरा था क्लॉसियस स्टेटमेंट में। देखो इसमें हम बताते हैं सिंपल से, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में इन्होंने ये बताया था कि जैसे कि कोई एक हीट इंजन है, यहाँ पे जैसे हमने बात किया था हीट इंजन, यहाँ पे 2 थर्मल रिजर्वायर थे T1 T2, तो यहाँ से Q1 से थर्मल रिजर्वायर 1 से हीट आती थी, और इसके बाद ये T2 पे हीट चली जाती थी, हायर बॉडीज से लोअर बॉडीज पे हमारे क्या होता है, चीज जाते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जैसे कि अगर T1 से आप Q1 लेते हो हीट इंजन की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन का ऐसे सीधा सिंपल से समझो, अगर हीट इंजन, कोई भी एक ऐसा डिवाइस नहीं बनाया जा सकता जिसमें केवल एक थर्मल रिजर्वायर हो, उससे आप हीट लो और सीधे आउटपुट में कन्वर्ट कर दो। इसके लिए कम से कम एक अदर आउटपुट होना चाहिए, यानी एक अदर थर्मल रिजर्वायर होना चाहिए। अगर ये थर्मल रिजर्वायर नहीं होता है, तो अगर आप सिर्फ इतनी डिवाइस के बारे में सोच रहे हो, तो ये चीज़ें क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो अगर ये थर्मल रिजर्वायर लगा दिया, तो ये हमारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट इंजन में, यानी ये पहला वैलिड हो गया, ठीक है, एफिशिएंसी वाले। इसके बाद हम बात करते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। इन्होंने ये बताया था कि किसी लोअर बॉडी से आप हीट तब तक नहीं निकाल सकते, किसी लोअर बॉडी से आप हीट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आप उस पर कोई वर्क डन ना कर दो। अगर आप उस पर कोई वर्क डन नहीं करते, आप 2 थर्मल रिजर्वायर फिर भी लगा दिए, यानी एक थर्मल रिजर्वायर यहाँ, एक थर्मल रिजर्वायर यहाँ से हीट लगा के यहाँ पे सिंपल नहीं पहुँचा सकते तब तक, जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करते हो। अगर आप ये एक्सटर्नल वर्क नहीं करोगे, तो यहाँ से चीज़ें यहाँ पे, यानी यहाँ लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी पे हीट नहीं जा सकती, ठीक है। तो यहाँ से ये इसको सेव करते हैं, हीट पंप और हीट रेफ्रिजरेटर। यानी आप ऐसा कह सकते हो, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बनाया गया था, वो सीधे सीधे आप हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर को सेव करते हुए इन चीज़ों को बनाई गई है, ठीक है, जिससे वे लिमिटेशन इनका वायलेट ना हो, ठीक है, एक तरीके से। इसके बाद बात कर लेते हैं एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो एंट्रोपी में हम बात करते हैं, इसका इन्वेंशन किया था क्लासियस ने 1865 में। 1865 में इसका इन्वेंशन किया था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या करते हैं, ये लीड्स करता है एंट्रोपी को। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने जो पढ़ा था, वो किसको लीड करता है, एंट्रोपी को। इसके बाद हमने बताया था, जो एंट्रोपी होता है अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर को शो करता है, अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर को शो करता है। और ये देखो थर्मल रिजर्वायर जो होता है, थर्मल रिजर्वायर क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट या कंजर्व रह सकता है ऑलवेज। लेकिन हम बात करेंगे एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी या तो इंक्रीज होगी किसी मटेरियल की, एंट्रोपी किसी सिस्टम की इंक्रीज होगी या फिर सेम रह सकती है, ये भी ऑलवेज होगा, इंक्रीज करेगी या सेम रह सकती है, ठीक है। भी इंक्रीज या सेम रहती है, तो इसका मतलब डिसऑर्डर भी इंक्रीज करेगा या सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं DS, यानी अगर छोटी सी एंट्रोपी जो चेंज होती है, छोटी सी एंट्रोपी की बात कर लेते हैं, तो वो dQ/T होता है। और चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन dQ/T के बराबर होता है। और एक बात यहाँ से याद रखना, जो चेंज इन एंट्रोपी होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन 0 होता है, निगेटिव के लिए क्या हो जाता है, ये इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल नहीं हो सकता, एंट्रोपी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, याद रखना, ठीक है। कार्नोट साइकिल की बात कर लेते हैं। कार्नोट साइकिल जो बनाई गई थी, वो आइडियल साइकिल है। क्या है, आइडियल साइकिल है। अभी तक ऐसी कोई साइकिल नहीं बनाई गई है, लेकिन ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइडियल साइकिल ये बेस्ड है ऑन रिवर्सिबल साइकिल पे, ये किस पे बेस्ड है, रिवर्सिबल साइकिल पे बेस्ड है। तो इसमें देखो कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कितने पार्ट्स में ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पे 4 सिस्टम लगाए गए हैं,
ठीक है। चार टाइप के प्रोसेस होते हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ए से बी, यहाँ से एक्सपेंड करता है आइसोथर्मल, यानी यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन, बी से सी एडियाबेटिक, यानी यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, सी से डी आइसोथर्मल, यानी यहाँ पे फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद डी से ये एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, यानी यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है। यानी दो प्रोसेस में आप टेम्परेचर कांस्टेंट लोगे, एक एक्सपेंशन दूसरा कंप्रेशन में, दो और नेक्स्ट प्रोसेस में आप क्या करोगे, एंट्रोपी को कांस्टेंट रखोगे एक्सपेंशन और कंप्रेशन में। इस तरीके से हमारी कार्नोट साइकिल बनी गई थी। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइसोथर्मल पे हम हीट क्या करते हैं, सप्लाइड करते हैं, और हीट कांस्टेंट कंप्रेशन पे ही हम हीट को एग्जिट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो यहाँ से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू 100%। ये सॉल्व करके ला सकते हो, लेकिन मैंने लाया नहीं, मैंने सीधे सिंपल से बता दिया T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू 100%, या इसको T1 को ही लिख सकते हो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू 100%। ये हो जाता है एफिशिएंसी का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्मोडायनेमिक्स का पूरा लेक्चर जो था मैंने शॉर्ट नोट्स में एक तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश की है। अगर आपको ये सारे जितने मैंने फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं, अगर आपको ये माइंड में रहता है तो आपको किसी भी क्वेश्चन बनाने में तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो एक तरीके से ये जो हमारा मेन मकसद था वो क्विक रिविजन के तरीके था। और अगर इसके डिटेल्स में थोड़ा सा और डीप में जाएगा तो थोड़ा सा लेक्चर आपको लेंदी पड़ सकता है, लेकिन हमने छोटे से टाइम में हमने क्या किया है, पूरे पॉइंट्स को कवर किया। हमने कोई सा पॉइंट्स छोड़ा नहीं है जो क्वेश्चन के या न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जा सकते थे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।